देखिए यूपीपीएससी आरओ का पेपर हो चुका है, उसकी आंसर की ये देने जा रहे हैं आपको। इससे आप चेक कर लीजिए और आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि आरओ की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हम चालू करने जा रहे हैं 2 अगस्त से, और आरओ 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप, जिसमें हम बाकायदा हर आयाम की तैयारी कराएंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर आपने 2026 का आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके एग्जाम तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, हर हाल में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपीपीसीएस 2025 के भी ग्रुप चल रहे हैं। अभी यूपी देखिए, अभी आरओ का पेपर के हिसाब से एक बात तो समझ लो भाई, आयोग अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा भी पेपर जो है पूछ सकता है। हर आयाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और हर आयाम की तैयारी कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीपीसीएस 2025 के प्री के जितने दिन बचे हुए हैं अभी अभी आप सिर्फ 3 चीजें कर लो तो आराम से कट ऑफ अभी भी निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो, एससीएस की पेड क्विज से प्लस एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो, हर आयाम की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। 3 चीजें आपको हमारे 6,500 या 9,000 वाले बैच में मिल जाएगा, 4,000 वाले में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। टेस्ट सीरीज के आप वीडियो देख लेना। ठीक है, यूपीपीसीएस 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के प्री प्लस मेंस के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 2025 यूपीपीसीएस का मेंस की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी चल रहा है। बीपीएससी 71 का भी चल रहा है। 27 जुलाई 2025 को आरओ का एग्जाम फाइनली 2023 वाला हुआ। जो लोग शॉक्ड हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि कैंसिल हुआ था एक बार पेपर, फिर फाइनली एग्जाम कंडक्ट हो पाया है 27 जुलाई 2025 को। इसके इतिहास के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में। हमारा 1 अगस्त 2025 से यूपीपीएससी आरओ मेंस की तैयारी के लिए पेड बैच शुरू हो रहा है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों पेपर्स की तैयारी इसमें हो जाएगी। अलग अलग पेड बैचेस की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस बैच को आपको लेना है, जिस भी विषय में आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं, अदरवाइज ओवरऑल बैच ले सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप सारे बैचेस में एडमिशन लेते हैं, कंप्लीट तैयारी करते हैं, तो कुल आपको जो है 400 रुपये की छूट दी जाएगी। आपको कुल 6300 रुपये दे करके पूरी तैयारी के लिए हमारा ज्वाइन कर लिया जाएगा। और यूपीपीएससी आरओ का जो मेंस 2023 होगा उसमें पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। सभी पेपर्स के लिए पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कराई जाएंगी। 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है। अगर आप हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो बिना देर किए इस पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स का इस बार भी गर्दा रहा है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इतिहास के नोट्स जिन लोगों ने अच्छे से पढ़े थे वो लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सही करके आ रहे हैं। क्वेश्चन को पीवाईक्यू के तरीके नहीं पूछा गया है। ये वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं पेपर, या फिर सिर्फ कमेंटबाजी कर रहे हैं। या आप क्वेश्चन देखिए, अलग तरीके से पूछा गया है। व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में कौन से स्टेट को नहीं मिलाया गया था? ये जो हाईलाइटेड टर्म है इसको ध्यान से पढ़ना होता है। तो कौन सा नहीं मिलाया गया था? तो नागपुर, झांसी, सतारा, बघाट ये सब मिलाए गए थे। कर्नाटक नहीं मिलाया गया था। ठीक है, फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डफरिन। ठीक है, डफरिन यहाँ पर जो है कह सकते हैं वाइसरॉय थे, क्योंकि वाइसरॉय की पद्धति 1858 में क्वींस डिक्लेरेशन के बाद से शुरू हो गई थी। तो वाइसरॉय थे। ये जानबूझकर के कंफ्यूज करने के लिए गवर्नर जनरल लिख देते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड डफरिन यहाँ पे थे। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? AITUC बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। यूकेपीएससी का जो इस साल पेपर हुआ उसमें भी इनके बारे में पूछा गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन और जितने भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन बने थे उसके बारे में पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है यूपीपीएससी में, पूछा जाता है कि भारत में लेबर मूवमेंट के जनक कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो जो लोग नहीं जानते वो चमक के NM जोशी लगा देते हैं, जो कि गलत है। जबकि फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया कहे जाते हैं NM लोखंडे। NM लोखंडे, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो आप लोग मिस नहीं करिएगा, ये सब हमारे नोट्स में गिवन रहता है। तो बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंटशिप में हुई थी। अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इनको मिली थी। और सेक्रेटरी या संयोजक कौन थे? दीवान चिमन लाल थे। पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन कहाँ पे हुआ? 1929 में कांग्रेस में स्प्लिट भी हुआ था। उस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आरओ मेंस में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बारे में डिटेल में हमारे नोट्स में गिवन है। ये तो हम कई बार बताते हैं, जब भी मैं पेड ग्रुप के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। लास्ट ईयर का यूकेपीएससी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था कि जो BHU की स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में जो स्टैब्लिश हुई थी। BHU कब स्टैब्लिश हुई? 1916 में। उसमें जो प्रणेता है कौन है, या फिर फाउंडर है कौन है BHU के? मदन मोहन मालवीय। लेकिन क्या BHU एकदम से स्टैब्लिश हुआ था? नहीं। BHU पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम से जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस का था। ये 1898 में एनी बेसेंट ने स्टैब्लिश किया था। यही कालांतर में जो है रूप लेता है BHU का। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में, बी यहाँ पे सही है। और फिर जो है सूची वाले क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, इस बार भी आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण वंश में जो कनिष्क था उसने देवपुत्र की उपाधि ली थी, ये सही है। पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि ली थी, और हर्षवर्धन ने सकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि ली थी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये नहीं भी पता है, अगर आपको ये पता है कि हर्षवर्धन की टेरिटरीज कहाँ से कहाँ तक थी, तो आप अंदाजा लगा सकते थे। उत्तरापथ और दक्षिणापथ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आगे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। या आपके यूपीपीएससी एग्जाम में, जो लोग यूपीपीएससी एग्जाम देंगे, जो लोग आरओ का मेंस देंगे, मैं अच्छे से आपको बता दूं उत्तरापथ और दक्षिणापथ इसकी जो कह सकते हैं कवरेज कहाँ से कहाँ तक थी, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आगे इससे क्वेश्चन आ सकता है। हर्षवर्धन ने उत्तरापथ को कंट्रोल किया था, और पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिणापथेश्वर खुद को कहा था। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि हमको देखने को मिलती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ए। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। आगे है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। रईतवाड़ी सिस्टम ये मद्रास में शुरू किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट ये बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। मालवाड़ी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से शुरू किया गया था। तालुकदारी प्रणाली ये मुगल काल में चलती थी। तालुकदारी प्रणाली के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मुगल काल में चलती थी। इसको जो है पहले शाहजहां ने, फिर औरंगजेब ने आगे बढ़ाया था, और इसमें तालुकदारी सिस्टम में बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया था। पहले बंगाल प्रोविंस में तालुकदारी सिस्टम ये चलता था, रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम। यहाँ पे बम्बई दिया हुआ है, बॉम्बे या मुंबई, तो ये रॉन्ग है। इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था शाहजहां और औरंगजेब के समय ये प्रचलित थी तालुकदारी व्यवस्था। उदयपुर प्रशस्ति में लिखा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया जो किसी अन्य द्वारा संभव नहीं हो सका। ये स्टेटमेंट किसका है? तो अगर आपको नहीं भी पता कि ये सब क्या कहा जा रहा है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे नोट्स में साफ साफ गिवन है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति मिहिर भोज संबंधित नहीं है, ये परमार भोज से संबंधित है। तो एक जैसे मिलते जुलते नाम वाले शासक है ना, उनके बारे में हम बार बार आपको बेड ग्रुप के वीडियोस में बताते रहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है, मिहिर भोज अलग है, परमार वंश के भोज शासक अलग हैं। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली, जो कहावत है वो परमार भोज से संबंधित है। तो ये परमार भोज, परमार वंश के शासक जो हैं, उनसे उनकी उदयपुर प्रशस्ति में गिवन है। आगे है, ऑल पीपल शुड क्रिएट द गुड डीड्स फ्री फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स, एंजॉय द जॉय विद माइंड्स अनपॉल्यूटेड विद जीएलसी। ये एक शासन, ये कथन जो है कौन कह सकता है? मान लेते हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे लिखा गया है, किस बुक का है, या फिर किसने इसको कहा होगा। अगर आपने सभी शासकों के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो ये कौन कह सकता है जिसने धम्म का प्रतिपादन किया था? धम्म के कह सकते हैं कोर प्रिंसिपल्स में ये है, सभी आपदाओं से मुक्त होकर अकलुषितपन से आनंद का भोग करना, एक दूसरे से ईर्ष्या न रखना, धार्मिक समरसता रखना, ठीक है, सत्कर्मों का पालन करना, ये सब ये प्रिंसिपल किसके थे? अशोक के। अशोक ने कहा है, डी यहाँ पे सही है। तो कई बार अगर आप इतिहास सोखते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा। अगर आप इतिहास को अपने मन में सोख लेते हैं तो कई बार वह क्वेश्चन भी आप निकाल ले जाएंगे जो और कोई नहीं निकाल पाएगा। जैसे उदयपुर प्रशस्ति वाला क्वेश्चन, ये 58 नंबर क्वेश्चन, ये आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी कर सकते थे बुक पढ़े होने के अलावा। कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट ऑफ माइंड से नहीं हो सकते ठीक है, मतलब हर जगह प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं काम करेगा। अब जैसे कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल के लिए, मतलब बंगाल में जो पार्टीशन अनाउंस किया गया था कर्जन के द्वारा, उसके खिलाफ विभाजन विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये डेट तो लर्न करनी पड़ेगी, ये सब आपको बार बार पढ़ने से ही याद रहेगा कि 7 अगस्त को इसको शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में अनाउंस किया गया था कि विशाल आंदोलन शुरू होगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चुनाव में पराजित करके अध्यक्षता संभाली थी? गांधी जी के प्रस्तावित कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हरा दिया था और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर इनका विवाद भी हो गया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर के गांधी जी से, तो रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये सब कुछ डिटेल हमारे नोट्स में गिवन है। आजाद हिंद सरकार को किस देश की मान्यता नहीं मिली थी? तो जैसे हमने आपको पढ़ाया कि एक्सिस पावर्स की मान्यता इसको मिली थी। एक्सिस पावर्स और जो कंट्रीज एक्सिस पावर्स के सपोर्टर्स थे उन्होंने रिकग्नाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को, या फिर आज़ाद हिंद को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया था सिंगापुर से। इसको रिकग्निशन जो है इंडोनेशिया का नहीं मिला था, इसको फिलीपींस का रिकग्निशन मिला था, इटली का मिला था, जर्मनी का मिला था, थाईलैंड का भी मिला था इनको रिकग्निशन। ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके हैं।
डिटेल में बता चुके हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। जैसे आज़ाद हिंद फ्लैग पर किस कह सकते हैं जानवर का हमको चिन्ह देखने को मिलता है। आज़ाद हिंद के झंडे पर बाघ को दिखाया गया, टाइगर को। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के जो है कह सकते हैं रेजिमेंट्स कौन कौन से बने थे। आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं की रेजिमेंट थी। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े लोग कौन कौन से थे, प्रेम कुमार सहगल, राशिद खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन, ठीक है, लक्ष्मी सहगल, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। सब नोट्स में मतलब डिटेल में गिवन है। एक एक स्टेप बाय स्टेप की आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस कब करते हैं, और सुभाष बोस जो है कब अध्यक्षता संभालते हैं, पहली जो कह सकते हैं कमांड कब गठित हुई थी आज़ाद हिंद फौज की, सब हमने बताया है। आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, कैप्टन मोहन सिंह की। सब कुछ नोट्स में गिवन है, उसी से थोड़ा सा हिस्सा आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। आज़ाद हिंद सरकार का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था, ये आप जो है सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। 3 उर्दू के शब्द हैं, 3 उर्दू शब्द जो है ये आदर्श वाक्य थे किसके, आज़ाद हिंद सरकार के, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये रिबिलियन पूछा है, इसमें ज़्यादातर रिबिलियन औरंगजेब के समय के हैं। बुंदेला विद्रोह का ये कालखंड 1554 ऑप्शन के हिसाब से हमको मानना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली कहीं गिवन नहीं है तो, लेकिन गिवन ऑप्शन के हिसाब से यही सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि जाट विद्रोह ये हुआ था औरंगजेब के समय में, सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। ए का 3, बी का 1, सी का 2। ठीक है, 1672 में सतनामी रिबिलियन हुआ था औरंगजेब के काल में, और सिख विद्रोह हुआ था 1675 में। ठीक, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इसके बाद है कि कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था, लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, ये आपको पता है, डेट्स वगैरह भी इसमें ध्यान रखिएगा। लाहौर की संधि के बारे में पूछा है, लाहौर की तृतीय संधि के बारे में कैंसल्ड पेपर में पूछा था। इसमें लाहौर की मतलब पहली संधि के बारे में पूछ लिया है, मतलब लाहौर की 1846 की संधि, जिसे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हैं। कैंसल्ड पेपर में जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर पूछी गई थी, मतलब जिसमें अंतिम रूप से सिख साम्राज्य खत्म हो जाता है, वो ट्रीटी पूछी गई थी। महाराजा दिलीप सिंह आखिरी शासक जो है ब्रिटेन भेज दिए जाते हैं पेंशन पर, उस ट्रीटी के बारे में कैंसल्ड पेपर में आया था। लेकिन इस बार पूछा है ट्रीटी ऑफ लाहौर जो फर्स्ट वाली है उसके बारे में। तो महाराजा ने सतलज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे कि वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, ना अपनी सेना भेजेंगे इन प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए। सतलज और ब्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर महाराज अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ देंगे। तो कंपनी अपनी बात मनवाएगी, क्योंकि जो बैटल है ये सिख स्टेट हार गया था। ठीक है, इस जो युद्ध हुआ था वो सिख स्टेट हार गया था, तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है मानना पड़ा था। अंग्रेजी सेना अब सिख राज से नहीं गुजर सकती, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अंग्रेजी सेना कभी भी सिख राज से गुजर सकती है और सिख राज उसे गुजरने देगा और उसको सपोर्ट करेगा, ये कंडीशन थी बकायदा ट्रीटी को। अगर आप पढ़ें, मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहला और दूसरा सही है, 1 and 2 ओनली, थर्ड बिल्कुल गलत है। इंग्लिश आर्मी किसी भी समय सिख स्टेट से गुजर सकती थी और सिख राज के संस्थापक या सिख राज के जो महाराजा हैं वो उनको गुजरने देंगे, ये एक बाकायदा कंडीशन थी संधि की। बाकायदा जो वॉर में खर्चा आया था वो भी वसूला गया था सिख स्टेट से ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इक्तादारी और खालिसा वगैरह नहीं पढ़ा है ध्यान से। मान लीजिए महारौसा है, ये आपको नहीं पता था, महारौसा अभी तक पूछा नहीं गया यूपीपीएससी में, तो महारौसा मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम इक्ता, खालिसा और शिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिकदार नियुक्त किए गए थे शेर शाह सूरी के समय में, बलबन के समय में। तो शिक मतलब एक कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिवीजन कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक भाग लिखा है, यहाँ पे डिवीजन अगर लिखते तो ज़्यादा सही होता, पोर्शन की जगह यहाँ पर डिवीजन लिखते तो ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होता। खैर, हमारे पास जो भी उपलब्ध है उसके हिसाब से हम करेंगे। जैसे इक्ता क्या है, इक्ता जो है लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट दिया जाता था इक्तदार को, तो ये किससे संबंधित है, भू राजस्व संबंधित है। इक्ता भू राजस्व है, भू राजस्व संबंधित है कहीं ना कहीं, तो ये आपने लगा दिया। और खालसा जो है ये डायरेक्ट जो सुल्तान के नियंत्रण में भूमि होती थी वो होती थी लैंड अंडर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, या सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में जो भूमि होती थी। अगर इतना आपने अंदाजा लगा लिया होता तो आप कर ले गए होते। और शिक का मतलब एक डिवीजन, मेहरौसा का मतलब एक प्रोटेक्टेड टाउन। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, उससे जरूर आप रूबरू रहिएगा। इक्तदारी मनसबदारी हमेशा पूछा जाता है सल्तनत और मुगल काल से, तो ये जरूरी ध्यान रखिएगा। फिर ये है ये तो आसानी से आप कर सकते हैं, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही भारत छोड़ो हुआ था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो हुआ था, भारत छोड़ो के बाद जो है कैबिनेट मिशन आता है, फिर माउंटबेटन प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें बी।
फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी, ये सही है, लेकिन आप इसमें ध्यान से पढ़ना था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू, ये कथन रॉन्ग है भाई। फर्स्ट इंडियन वुमेन, अगर यहाँ पर लिखा होता कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती तो ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन भारतीय तो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर इंडियन ने लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर लिखा होता तो ये कथन भी सही हम मान लेते, लेकिन ये लिखा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक, डी यहाँ पे सही है। एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एनी बेसेंट। ये बेसिक्स हैं, ये अलग अलग भी पूछा जा चुका है, लेकिन दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला दिया है इसमें। आजीवक संप्रदाय के बारे में ये ऑफिशियल की जब आएगी तभी आपको इसे क्लियर होगा। मेरे हिसाब से इस संप्रदाय को मौर्य युग में काफी मान प्राप्त हुआ। अशोक और उसके जो प्रेडिसेसर्स थे इसको मानते थे आजीवक धर्म में, ये सही है। जैसे बिंदुसार का काफी यहाँ पे कह सकते हैं मतलब इनकी मान्यता थी आजीवक सेक्ट में, ये सही है। और अशोक के जो उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य नामक, वो भी जो है आजीवकों को सपोर्ट करते थे, केव ड्वेलिंग्स वगैरह बनवाई थी। आजीवक संप्रदाय के लोग तपस्या करते थे, लेकिन प्रायः वन में रहते थे, ये कहीं पर भी नहीं मिलता है हमें। जितने भी सोर्सेस मिले उसमें नहीं गिवन है। हालांकि केव्स के बारे में मेंशन है कि गुहा विहार ये बनवाए गए थे, तो गुफाओं में रह करके तपस्या करते थे, लेकिन वनों में रहने का प्रमाण नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर केवल एक है, बाकी आयोग बताएगा और फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा। Which one of the following Chola kings destroyed the Chera navy at Trivandrum and then captured the Pandyan king? त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट किया और पांड्य राजा को कैप्चर किया था किसने? इसका आंसर हो जाएगा राजराज फर्स्ट। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राजराज प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट किया था और पांड्य राजा को कैप्चर किया था। आंसर यहाँ पे सी होगा। फिर फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ए है, 1576 में हुआ था। Who among the following assumed the title of यामिनुल खिलाफत एंड नासिर अमीरुल मोमिनीन? यामिनुल खिलाफत और नासिर देखिए इसमें दो टाइटल हैं। यामिनुल खिलाफत किसी और ने लिया था, गजनवी ने यामिनुल खिलाफत का टाइटल लिया था, लेकिन दो टाइटल पूछे हैं, नासिर ए अमीरुल मोमिनीन और यामिनुल खिलाफत। ये दोनों टाइटल किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। हम लोगों ने टाइटल्स पे काफ़ी फोकस किया, आपने खुद ही देखा होगा हमारे नोट्स में। हर मतलब शासक के जितने भी टाइटल्स हो सकते थे वो हमने दिए थे, और ये डायरेक्टली पेड ग्रुप के मटेरियल से है। सो 116 का आंसर ए है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आयोग अगर इसमें गलत करता है तो हम इसको चैलेंज भी करेंगे। अमरावती का जो भव्य स्तूप है ये सतवाहन राजवंश के समय बनाया गया था, और आर्यक पिलर्स जो है ये स्ट्रक्चर आपको अमरावती के स्तूप में देखने को मिलता है। आगे अगर पूछ लें आर्यक स्तंभ किसकी विशेषता है? आर्यक स्तंभ या पिलर्स, आर्यक स्तंभ या पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं अमरावती के स्तूप में। अमरावती के स्तूप ये सतवाहन वंश के समय में बनवाए गए थे। डी यहाँ पे सही है। 128 नंबर क्वेश्चन मेरे सेट में हिस्ट्री का है। अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? तो गुरु अपना उत्तराधिकारी लहना को बनाया था, जैसे 2021 पेपर में आया था, लेकिन लहना तो दिया नहीं ऑप्शन में, इनका असली नाम दिया गुरु अंगद देव के नाम से ये आगे पॉपुलर हुए थे। 2021 में लहना नाम दिया था, मतलब 2021 का पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ आप कह सकते हैं, उसमें बहुत ऑप्शन को छिपाया गया था। ये जो है गलत क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? ये पूछा जाना चाहिए था, तब इसका आंसर केसरिया स्तूप हो जाता, लेकिन इसमें जो है विश्व का पूछा है। विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो तो जावा में है। बोरोबुदुर स्तूप जो है वो जावा में सबसे बड़ा है। ये भारत में सबसे बड़ा तो केसरिया है, ठीक है, तो सी यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। फिर जो है ये वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी कह सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। डी यहाँ पे सही है, टावर पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मेयर्स का है, ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। डी। क्रोनोलॉजी में इन इवेंट्स को लगाना था, अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। बी यहाँ पे सही है, ठीक है, बी। फिर जो है हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जो है आरओ मेंस के लिए भी हमारा जीएस वाला बैच ले सकते हैं। आरओ मेंस जो है टफ रहने की उम्मीद है, उसमें असर्शन रीजन वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, लेंदी पेपर आ सकता है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स जरूर पढ़िएगा मेंस के लिए। जो लोग प्री के लिए लिए वो अच्छी बात है, जो लोग मेंस के लिए लेना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप को ले सकते हैं। पूरी तैयारी यहाँ पर मेंस की कराई जाएगी। 1 अगस्त से हमारा बैच शुरू है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए।